दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 19। इसमें हम प्रश्नों को सॉल्व करते समय उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने घोषित किया है कि न्याय औचित्यपूर्णता है। ऑप्शन है आपके ड्यूगी, डायसी, ब्राइस या जॉन रॉल्स। तो सही उत्तर ऑप्शन डी जॉन रॉल्स। दोस्तों जॉन रॉल्स का कहना है कि न्याय औचित्यपूर्णता है और रॉल्स मानते हैं कि न्याय के औचित्यपूर्ण वितरण से ही समाज व्यवस्था में सुख शांति कायम रह सकती है। और रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है। तो याद रखिएगा, न्याय औचित्यपूर्णता है, ये जॉन रॉल्स ने घोषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी की परिभाषा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन हैं बेंथम, बर्क, मार्क्स या मिल द्वारा। तो सही उत्तर है एडमंड बर्क के द्वारा। दोस्तों सबसे पहले राजनीतिक दल की परिभाषा बर्क के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। भूमंडलीकरण का तात्पर्य इसमें आपसे पूछा गया है कि भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीयतावाद, संप्रभु राज्यों का अंत, क्षेत्रवाद या फिर विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। तो सही उत्तर है भूमंडलीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के तमाम देश एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। देखिए सीमाएं कमज़ोर होती हैं और उनमें पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ोतरी होती है। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव भूमंडलीकरण में होता है। और भूमंडलीकरण का प्रभाव सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में देखा गया, लेकिन वर्तमान में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं। संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग या चुनाव में भाग लेना। तो आप देख लीजिए, दबाव समूह दोस्तों ऐसे समूह होते हैं जो संगोष्ठी, लॉबिंग और प्रचार के माध्यम से राजनीतिक दलों और सरकार पर दबाव डालते हैं ताकि जो सरकार की नीतियां हैं उनके पक्ष में बन सकें। तो दबाव समूह दोस्तों चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। चुनाव में भाग लेने का कार्य राजनीतिक दलों का है। और दबाव समूह दोस्तों कौन सा साधन नहीं अपनाते हैं, तो ये चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया है। ऑप्शन है एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या राम मनोहर लोहिया। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। ऑप्शंस हैं डेविड एप्टर, एलेन बाल, एमोस या लीकाक। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, एलेन बाल। दोस्तों एलेन बाल ने इस विचार का समर्थन किया है कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा रही है। और राजनीति विज्ञान के आधुनिक विचारकों जैसे हेराल्ड लासवेल, मार्टिन कैपलान, इसके अलावा मार्गेंथाउ, ये सभी विचारक, कैटलिन, मार्गेंथाउ, लासवेल, ये सभी विचारक शक्ति को राजनीति का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। एलेन बाल ने राजनीतिक शक्ति की अवधारणा को राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा बताया है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो डेट याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस कार्यकारिणी से जो सरकारें थी उनके त्यागपत्र को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, राज्यों के कांग्रेस कार्यकारिणी के त्यागपत्र को। और ये तिथि 22 दिसंबर 1939 को। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, आपको बताना है।
भाग 1, 2, 3 या 4? तो आप जानते हैं संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता यानी सिटीजनशिप के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन नागरिकता के अर्जन के लिए या नागरिकता प्राप्ति के लिए शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? आपको बताना है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद और राज्य विधानपालिका सम्मिलित रूप से? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद। दोस्तों, भारत में नागरिकता के अर्जन के लिए जो शर्तें हैं उनको नियत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी संसद है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, इनका मुख्य उद्देश्य दोस्तों देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य है। और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना ये मूल अधिकारों का लक्ष्य है, जबकि देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना ये नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसको दिशा निर्देश प्रदान करते हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं किसका? ऑप्शन देखिए, प्रेस को, नागरिकों को, राज्यों को या अंतर्राष्ट्रीय संप्रदायों को? तो सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन प्राप्त कर प्रदान करते हैं राज्यों को। तो याद रखिएगा, इसीलिए इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या वित्त मंत्री को? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति? तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 153 राज्यपाल के बारे में वर्णन करता है। ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन इस अनुच्छेद की कोई एक बात एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 154, तो दोस्तों अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 154 ये वर्णन करता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 162 राज्य का महाधिवक्ता, तो अनुच्छेद 162 दोस्तों ये वर्णन है कि इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है, अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित प्रावधान है। और देखिए अनुच्छेद 167 इसमें मुख्यमंत्री के दायित्व कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को जानकारी देगा। तो ये आपका सही सुमेलित है। अन्य जो 3 ऑप्शंस हैं ये आपके सही सुमेलित नहीं हैं और उनसे संबंधित जो अनुच्छेद 153, 54 और 62 है उसमें क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है, उसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो सही उत्तर है राज्यपाल। दोस्तों विधानसभा में धन विधेयक या मनी बिल जो होता है वो राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? देखिए, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो सही उत्तर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। दोस्तों मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता यानी जो एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल उसको, और राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल हैं। और आप जानते हैं कि संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ये प्रावधान किया गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है।
अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिला परिषद या पंचायत समिति? तो सही उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और मतदाता सूची की तैयारी करवाने का कार्य राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो आप जानते हैं दोस्तों, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त ये स्कैंडिनेवियन देशों के ऑम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, जिसको जनहित रक्षक कहा जाता है। इनके पदों की स्थापना की सिफारिश प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी अनुशंसा या सिफारिशों में ये भी दिया था कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना की जाए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है? तो भारतीय संविधान के मर्मज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को, जो इसके संघवाद की विशेषता है, उसको सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आसान सा प्रश्न है, आप जानते भी होंगे। निम्नांकित संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति या लोक उपक्रम समिति? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आश्वासन समिति। दोस्तों, ये वित्तीय समिति नहीं है। शेष समितियां आपकी वित्तीय समितियों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है संरक्षात्मक भेदभाव का विचार किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के विचार से, समानता के विचार से, न्याय के विचार से या इनमें से कोई नहीं? तो संरक्षात्मक भेदभाव का विचार जो है वो समानता के विचार से संबंधित है। और आप जानते हैं समाज के सभी लोग एक समान नहीं होते हैं। कुछ लोगों को समानता के स्तर पर लाने के लिए थोड़ी सुविधाएं देनी होती हैं, इसीलिए संरक्षात्मक भेदभाव का विचार किया जाता है। संरक्षात्मक भेदभाव का जो है मूल ये है कि ऐसे लोगों को समान करने के लिए थोड़ा सा उनके साथ विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, यानी कुछ भेदभाव किया जाना जरूरी है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो आप जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कब? 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में कब लागू की गई थी? देखिए, द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ होता है कि जो कार्य होता है या जो शासन होता है वो दो व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाए या दो सत्ताओं के द्वारा चलाया जाए। तो देखिए, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में कब लागू किया गया था? तो उत्तर है 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था। और आप जानते हैं 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को या संसद यानी पार्लियामेंट को? तो सही उत्तर है भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश, उनके नाम परिवर्तन या जो है उनके सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति की बात की गई है? तो अस्पृश्यता के समाप्ति की बात जो है अनुच्छेद 17 में की गई है। और किसी भी प्रकार के छुआछूत या अस्पृश्यता को जो है अपराध घोषित किया गया है। और आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। और इसी के अंतर्गत अस्पृश्यता जो है सामाजिक भेदभाव को कम करने के लिए जो है राजनीति उपबंध है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, किसी भी रूप में अस्पृश्यता को जो है इसका अस्पृश्यता को नकारा गया है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है? तो उत्तर है चार्टर के 10वें अनुच्छेद में।
दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को विश्व शांति सुरक्षा की स्थापना के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी और इसके अनुच्छेद में महासभा यानी जनरल असेंबली की शक्तियों और कार्यों का वर्णन 10वें अनुच्छेद में किया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21A जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया है, आपको बताना है। 85वें संविधान संशोधन, 86वें, 87वें या 88वें संविधान संशोधन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क या 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है और इसमें कहा गया है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष के बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना का वर्णन किया गया है? तो ये आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसकी संरचना का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्र हैं और उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त है इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल थे। तो याद रखिएगा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्र हैं और प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? तो सही उत्तर है J.S. मिल। प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार में J.S. मिल ने दर्शाया है कि व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो सही उत्तर है किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या फ्रांस? तो आप जानते हैं दोस्तों भारत में जो संघवाद है वो कनाडा के संघवाद से प्रेरित है और भारत या अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। ये विचार कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? ऑप्शन है आपके संविधान के 18वें भाग में, 19वें भाग में, 21वें या फिर 22वें भाग में। तो सही उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 370 को जो है संविधान के 21वें भाग में स्थान दिया गया है और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 370 को जो है समाप्त कर दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर राज्य जो है, जम्मू कश्मीर राज्य हमारे यहाँ आप जान लीजिए कि आर्टिकल 370 आप जानते हैं दोस्तों आर्टिकल 370 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद 370 ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन संसद जो है अब ये आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद और जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसका विभाजन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति और संरचना से संबंधित है? तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। याद रखिएगा आर्टिकल 169 यानी अनुच्छेद 169 ये राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति और संरचना से संबंधित है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति यानी पीएसी जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है, पीएसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति। तो सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? तो ओम्बुड्समैन नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड यानी स्कैंडिनेवियन देशों में सबसे पहले लाया गया था जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और इसका जो भारतीय प्रतिमान लोकपाल है इसको ओम्बुड्समैन कहा जाता है, और इसका हिंदी में अर्थ जनहित रक्षक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, किंतु इस प्रणाली में एक ऐसा तत्व है जो बहुधा संसदीय प्रणाली में नहीं पाया जाता है। वो कौन सा तत्व है? संसद की सर्वोच्चता, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है जिसमें संसद सर्वोच्च होता है, लेकिन भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने के बावजूद संसद की सर्वोच्चता नहीं बल्कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था के होने के बावजूद संसद की सर्वोच्चता, जैसा कि ब्रिटेन के संविधान में है, उसको नहीं बल्कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम कितनी देरी कर सकती है? तो उत्तर है 14 दिन। अधिकतम 14 दिन की देरी विधान परिषद धन विधेयक पर कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इतिहास कुलीन तंत्रों का शमशान है या इतिहास कुलीन वर्गों का जो है श्मशान है? ये कथन किस विचारक का है? तो देखिए, ये विचारक पैरेटो का है। पैरेटो अभिजनवादी विचारक हैं, वो इतिहास कुलीन तंत्रों का शमशान है ये कहते हैं पैरेटो। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A यानी अनुच्छेद 51 क। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं जनता के, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अनन्य अधिकार है किस संबंध में? राष्ट्रपति को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ करने में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की कार्रवाई में, अखिल भारतीय सेवाओं को संस्तुति करने में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करने में दोस्तों राज्यसभा को अनन्य अधिकार हैं। अगला प्रश्न आसान सा है अनुसूची से कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के अंतर्गत भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गांधी के स्वराज की अवधारणा है? कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, स्वशासन या सत्ताधारी का शासन? तो सही उत्तर है गांधी के स्वराज की अवधारणा स्वशासन से संबंधित है, और उन्होंने ऐसे शासन की संकल्पना प्रस्तुत की जिसमें लोग स्वयं अपने ऊपर शासन करें, इसका अर्थ स्वशासन होता है, और इन्होंने ग्राम पंचायतों को विशेष अधिकार देने की भी बात कही थी, और गांधी जी विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है, यानी कौन विचारक प्लूरलिस्ट नहीं है? कोल, बोदा, लिंडसे और बेब्स? तो सही उत्तर है बोदा। दोस्तों बोदा संप्रभुतावादी विचारक हैं, बहुलवादी नहीं, जबकि कोल, लिंडसे, बेब्स ये सभी बहुलवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह कौन सी थी? संसदीय लोकतंत्र, योजना द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता, या देश का विभाजन? तो सही उत्तर है संसदीय लोकतंत्र। देखिए दोस्तों गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता होने के बावजूद भी ये लोग संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार करते थे। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। ये कथन किसका है? तो दोस्तों आप जानते हैं रिपब्लिक प्लेटो का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसके संबंध में रूसो का ये कथन है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। अगला प्रश्न है, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है? ये कथन किसका है?
जोड, सेबाइन, अरस्तु या सिंक्लेयर? तो सही उत्तर है ये कथन सेबाइन का है। अगला प्रश्न देखिए, बार बार परीक्षाओं में आता है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक कौन है? हाब्स, लाक, रूसो या मैकियावेली? तो सही उत्तर है हाब्स। दोस्तों, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक हाब्स है। हाब्स ने राजनीति में नैतिकता और जो आदर्श हैं उनके स्थान पर ज्यामिति और गणित के सिद्धांतों या भौतिकी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए उसे पूर्ण रूप से वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया है और ये अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। तो ये कथन किसका है? हीगल, बोसांके, कांट या ग्रीन? तो ये कथन आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन का है, जो कहते हैं कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो की सामान्य इच्छा या जनरल विल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य में कानून का सृष्टा है, सही है। ये सदैव जनहित में होती है, सही है। यह सबकी इच्छा है, ये सही नहीं है। और ये सदैव सही होता है, ये सही है। दोस्तों, रूसो की सामान्य इच्छा व्यक्ति या व्यक्तियों की उन इच्छाओं का योग होता है जिसका उद्देश्य जनहित या सामान्य लोगों का कल्याण करना है, ये अस्थायी इच्छा होती है। और ये सबकी इच्छा है, ये जरूरी नहीं, ये किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है जिसका उद्देश्य लोकहित या जनहित हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हीगल, टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स या बोसांके? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हीगल। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल की पुस्तक है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, ये कथन किसका है? ऑप्शन है बेंथम, गैटिल, हेनरी मैन या डायल? तो सही उत्तर है हेनरी मैन। दोस्तों, हेनरी मैन का कथन है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदावतरण है, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है? ये भिन्न भिन्न जो है शब्दावलियों में ये प्रश्न दे सकता है। तो ये कथन किसका है? तो उत्तर है ये कथन हीगल है। हीगल राज्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं और उनका कहना है कि राज्य सर्वोच्च संस्था है, राज्य में ही व्यक्ति का विकास हो सकता है और राज्य जो है ये पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अगला प्रश्न है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है डेविडसन, बेंथम, सेबाइन या बेपर? तो सही उत्तर है ये कथन बेंथम का है। और आप जानते हैं बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करते हैं और इसी क्रम में कानूनों के आज्ञा पालन की बात करने की बात को इसलिए वो उपयोगितावादी आधार पर ही व्याख्यायित करते हैं कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसीलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न है, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कार्ल मार्क्स का कथन है जो कहता है कि नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। अगला प्रश्न है, लिबर्टी शब्द लिया गया है किससे? तो लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर या लाइबर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मुक्तता की दशा या बंधन रहित होना, और हिंदी में इसका अर्थ स्वतंत्रता होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट की नीति की वकालत किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, गुट निरपेक्षता की नीति क्या है तो आप जान लीजिए कि दो गुट जो विश्व में बन गए थे, पूंजीवादी और साम्यवादी गुट, इन दोनों गुटों से अलग अपने देश और शासन के जो है स्वतंत्र विकास करने को लेकर गुट निरपेक्षता की नीति शुरू की गई और इसके कर्णधारों में नेहरू, नासिर और टीटो का नाम प्रमुख है। तो सही उत्तर है गुट निरपेक्षता की नीति की वकालत
जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हीगल का है। हीगल राज्य को ईश्वर की पदयात्रा, ईश्वर की पृथ्वी पर पदयात्रा मानते हैं और इन्होंने राज्य को सर्वोच्च स्थान दिया है। राज्य में ही या व्यक्ति राज्य का अंग है, राज्य सर्वोच्च है और वो कहते हैं कि व्यक्ति का समस्त महत्व और संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है वह इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है और राज्य के सदस्य हुए बिना व्यक्ति का महत्व और कोई भी यथार्थता उसे प्राप्त नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, ये कथन किसका है? तो उत्तर है, ये कथन प्लेटो का है। प्लेटो यूनान का एक आदर्शवादी विचारक था। उसने दार्शनिक राजा की अवधारणा की कल्पना की है। दार्शनिक राजा विवेक संपन्न और त्रुटियों से रहित होगा और उसका कहना है कि सबसे अधिक विवेक संपन्न व्यक्ति राज्य का शासन करेगा तो वो राज्य प्रगति करेगा और फूलेगा फलेगा और उससे कम शासन संबंधी त्रुटियां होंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई है, आपको बताना है। ऑप्शन है लुसियन पाई एवं सिडनी बर्बा। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक लुसियन पाई एंड सिडनी बर्बा के द्वारा संपादित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन हैं? हर्बर्ट बटरफील्ड, E.H. कार, जेम्स सार्टवेल या रेनोल्ड नेबुर। तो देखिए दोस्तों, जेम्स सार्टवेल जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थकों में हैं, जबकि यथार्थवादियों में हर्बर्ट बटरफील्ड, E.H. कार, रेनोल्ड नेबुर, मार्गेनथाउ ये सभी विचारक यथार्थवादी धारणा के हैं। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? प्रशिक्षण, लोचशीलता, प्रौद्योगिकी और सुधार। तो सही उत्तर है लोचशीलता। लोचशीलता जिसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, ये क्षमता निर्माण की पद्धतियों में शामिल नहीं है, जबकि देखिए प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और सुधार ये क्षमता निर्माण की पद्धतियों में शामिल हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने TGT, PGT, ELT ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि परीक्षाओं के लिए जो कि नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।